नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, इतिहास विषय के इस श्रृंखला में आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है शाहजहां। और इसके पहले मुगल साम्राज्य के सभी शासकों जैसे कि बाबर, इसके बाद आपके हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इन सभी के बारे में डिटेलिंग में पढ़ चुके हैं। तो आज का वीडियो है शाहजहां से संबंधित। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। पैट के लिए जो आपकी ये श्रृंखला चलाई जा रही थी उसमें आपके एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। जो कि आपका एग्ज़ाम है वह 15 से 16 अक्टूबर को है। आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपने इतिहास विषय की बहुत ही अच्छी तैयारी की है और आप 5 में आउट ऑफ 5 नंबर लाने वाले हैं और आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। पहला प्रश्न है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। हमने इसके पीछे के वीडियो में जहांगीर के पूरे शासन के बारे में जाना। उसके बाद हमने देखा कि जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, शाहजहां गद्दी पर बैठ जाता है। अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ये बचपन के नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। नेक्स्ट देखेंगे, 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ। शाहजहां ने उसे मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। तो 1612 ईस्वी में खुर्रम जो कि शाहजहां थे, उनका विवाह किसके साथ हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। और इनको शाहजहां ने कौन सी उपाधि प्रदान की, तो मलिक ए जमानी की। नेक्स्ट देखेंगे, आसफ खां को वजीर पद प्रदान किया। अब चूंकि आसफ खां की पुत्री से विवाह कर लिया था तो इन्होंने आसफ खां को क्या प्रदान किया, वजीर का पद प्रदान कर दिया और महावत खां को खान खाना की उपाधि दी। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उनकी कब्र के ऊपर करवाया। तो यह प्रश्न तो हम सभी जानते हैं कि आपके आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया है, शाहजहां ने। और कहाँ पर करवाया है, तो अपनी बेगम की कब्र के ऊपर ही। यानी कि जो ताजमहल आपका बना हुआ है वह आपका बना हुआ है बेगम मुमताज की कब्र के ऊपर, जो कि 7 अजूबों में शामिल है और भारत की सबसे बड़ी विश्व धरोहर है। नेक्स्ट देखेंगे, ताजमहल का निर्माण करने वाला प्रमुख स्थापत्य कलाकार कौन था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ताजमहल है वह स्थापत्य कला में निर्मित किया गया है। देखिए, कलाएं अलग अलग प्रकार की होती थी, स्थापत्य कला, इसके साथ साथ आपके मथुरा कला, यूरोपीय कला, भारतीय कला। तो इन सभी कलाओं को अलग अलग प्रकार होते थे, अलग अलग प्रकार से इनका निर्माण किया जाता था। तो जो ताजमहल है वह स्थापत्य कला में निर्मित किया गया है, जिसे बनाने का श्रेय जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी को। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी ने। इसकी योजना उस्ताद ईसा ने तैयार की थी। तो देखिए, बहुत ही इत्मीनान से इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे कि प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माणकार कौन है, मतलब निर्मित किसने किया था, तो बनाया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने। जबकि जो इसका खाका था, इसका डिज़ाइन था, जैसे अभी हम बोलते हैं कि कोई भी कंसंट्रेशन करवाना होता है तो हम इंजीनियर से एक नक्शा बनवाते हैं, तो उस प्रकार का खाका या नक्शा किसने तैयार किया था, तो इसकी योजना तैयार की थी उस्ताद ईशा ने। और जबकि बनाया किसने था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी ने। नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। क्यों, क्योंकि जो शाहजहां थे उन्होंने अपने शासनकाल में स्थापत्य कला को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया, सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया। हम लगातार मुगल वंश के सभी शासकों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि सभी शासक अपने अपने काल में किसी ना किसी चीज़ को बढ़ावा दे रहे थे। जैसे अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल की, तो अकबर ने अपने शासनकाल में हिंदी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया। उसने कई सारे आपके ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया, जिसके तहत उसने एक अलग से अनुवाद विभाग की भी स्थापना कर दी थी। तो मुगल काल के अकबर के शासनकाल में हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, जिस कारण उसे हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया। उसके बाद आता है जहांगीर, और जहांगीर ने चित्रकला को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया, इसलिए उसे चित्रकला के स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। और फिर बात आती है शाहजहां की। तो शाहजहां भी किसी से कम नहीं रहते हैं, बल्कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और स्थापत्य कला को सबसे ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, प्रमोट करते हैं, जिसके तहत इनके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। और इनके शासनकाल में जितनी भी इमारतें निर्मित की गई उनमें से मोस्टली इमारतें स्थापत्य कला में ही निर्मित की गई। और स्थापत्य कला किस प्रकार की है, इसके नमूने क्या है, इसे देखने के लिए आप आगरा का ताजमहल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे,
शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतें। तो शाहजहाँ ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी? तो शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। तो शाहजहाँ के द्वारा कई इमारतों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है वह है आपकी दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल। नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली या स्थापना की। तो प्रश्न आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित किया? तो शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया और इसने किस नगर की स्थापना की थी? तो प्रश्न पूछा जाएगा कि शाहजहानाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल शासक शाहजहाँ के द्वारा। देखिए, शाहजहाना तो शाहजहानाबाद, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। तो आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण स्वयं शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया, जबकि आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण इनकी पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। किसने करवाया था? जहाँ आरा ने। नेक्स्ट देखेंगे, शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? अब चूंकि चित्रकारी ऐसा नहीं है कि किसी के शासनकाल में किसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है तो अन्य किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, अन्य चीज़ें भी उतनी ही सरलता से चल रही हैं, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं था कि चित्रकारी इनके समय में नहीं थी। तो शाहजहाँ के शासनकाल में भी चित्रकार भी थे, अनुवाद विभाग के जो आपके चीज़ों को अनुवादित करते हैं वो भी थे, गायक भी थे, सभी थे, लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था स्थापत्य कला को। तो इनके शासनकाल में जो चित्रकार थे, क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम। इसमें मीर हासिम आपके कई बार पूछे भी जा चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी। इनके दरबार में एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम था लाल खां, और लाल खां को इन्होंने गुण समंदर की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट देखेंगे, आगरे के किले में कैदी जीवन के 8वें वर्ष 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। तो अब हम देखेंगे कि शाहजहाँ का जीवन काल जो है उसमें उन्होंने जो भी चीज़ें अचीव की उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी परीक्षा की दृष्टि से थी उनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि 31 जनवरी 1666 ईस्वी को कैदी जीवन व्यतीत करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्हें भी कैद कर लिया गया था इनके ही पुत्र के द्वारा। तो 74 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब इनको कैद किया गया था तो इन्होंने सिर्फ एक ही अंतिम इच्छा की थी, और वह कहा था कि मुझे ऐसी जगह कैद किया जाए जहाँ से मैं ताजमहल को निहार सकूं और ताजमहल को देख सकूं। ऐसा कहा जाता है कि इनकी जब आत्मकथा पढ़ी जाती है, इनके बारे में जब हम जानते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इनकी मृत्यु ताजमहल को देखते देखते और निहारते निहारते ही हो गई थी। तो शाहजहाँ की मृत्यु 1666 ईस्वी में हो जाती है। अब नेक्स्ट शासक कौन आता है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आप एक ही टॉपिक को घसीटेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इतना डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको तैयारी के लिए कम से कम 1 से 2 साल चाहिए। लेकिन आपको कम समय में सबसे बेहतर प्रदर्शन करना है तो पढ़ाई की पोथी से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद, विश्लेषण करने के बाद आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को निकाल के लाया जाता है। तो यहाँ से आपके भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।